अगले दिन रुद्र और आस्था नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। वहीं सिंह मेंशन में वसुंधरा के रूम में वसुंधरा कब से इधर उधर घूमते हुए किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद जिसे वो फोन लगाने की कोशिश कर रही थी उसका फोन लग नहीं रहा था, और लगता भी कैसे, क्योंकि वो इंसान तो हमारे रुद्र बाबू की कैद था, मतलब थी। जी हाँ, वसुंधरा कब से समायरा को फोन लगा रही थी पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। वसुंधरा ने गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंका और झुंझलाते हुए बोली, पता नहीं यह लड़की कहाँ मर गई है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी, पर अब तक हुआ तो इससे कुछ भी नहीं। वो आस्था अभी तक रुद्र की जिंदगी में ही है। जब तक वो रुद्र की जिंदगी से दूर नहीं होगी, मैं अपने प्लान में कामयाब कैसे होंगी नहीं। मुझे कैसे भी कर उस आस्था को रुद्र से दूर करना ही होगा, तभी तो वो रुद्र टूटेगा, और उसके टूटने के लिए वो होगा जो मैं चाहती हूँ। यह बोल उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल मिला दिया। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया तो वसुंधरा बोली, कहाँ हो तुम? ठीक है, एक फोटो भेज रही हूँ। मुझे यह लड़की चाहिए, पर किसी को भी यह किडनैप नहीं लगना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि यह लड़की खुद ही कहीं गायब हो गई है। ठीक है, काम होते ही पैसे मिल जाएंगे। यह बोल वसुंधरा ने फोन रखा और खुद से बोली, अब देखती हूँ इसे कौन बचाता है और रुद्र को टूटने से कौन रोकता है। फिर मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होगा और यह सिंह एम्पायर मेरा होगा, और इसके साथ ही अब रुद्र की प्रॉपर्टी पर भी मेरा हक होगा। यह बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी। उनकी हंसी बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह थी। अगर कोई बच्चा इस समय उन्हें देखता तो पक्का डर जाता। वहीं दूसरी तरफ रुद्र आस्था को लेकर अपने ऑफिस पहुंच चुका था। प्रवीण ने उन्हें ग्रीट किया। आस्था ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, पर रुद्र ने बिना किसी भाव के बस गर्दन हिला दी और फिर आस्था का हाथ पकड़ उसे अपनी पर्सनल लिफ्ट से लेकर ऊपर अपने कैबिन में चला गया। कैबिन में आकर रुद्र ने आस्था को सोफे पर बिठा और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जान आप यहाँ बैठिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्रवीण से कह देना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और अभी रोमा भी आती होंगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, पर तब तक मैं क्या करूं? आपका कैबिन है, जो मन आए कीजिए। यह बोल उसने मुस्कुराते हुए प्यार से उसका माथा चूमा और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ अभिमन्यु अपने असिस्टेंट के साथ पहले ही मौजूद था, पर आज उसके साथ कोई और भी था, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम था सोफिया रायचंद। सोफिया रायचंद कंपनी के ऑनर की बेटी थी और अभिमन्यु की अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी थी। सोफिया ने रुद्र को एक बिजनेस मीटिंग में देखा था जब वो अपने पापा के साथ वहां गई थी। तब से ही वो उसकी दीवानी हो गई थी और उसे पाना चाहती थी, पर उसे कभी मौका ही नहीं मिला। पर जब उसे पता चला कि अभिमन्यु और रुद्र एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अभिमन्यु से रिक्वेस्ट कर उसके साथ यहाँ आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने सोफिया के जरिए आस्था और रुद्र को अलग करने की घटिया प्लानिंग कर ली, जिससे आस्था और रुद्र अलग हो जाएं और वो आस्था को आसानी से यहाँ से लेकर जा सकें। पर उसे यह नहीं पता था कि रुद्र को उसकी आस्था से दूर करना इतना आसान नहीं, क्योंकि कहने को भले ही दोनों दो जिस्म थे, पर उनकी रूह एक हो चुकी थी। एक दूसरे के बिना रहना तो वो दोनों अब सोच भी नहीं सकते थे, और अब तो उन दोनों के प्यार की निशानी भी आने वाली थी, जो उन दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत करने वाली थी। रुद्र जैसे ही मीटिंग रूम में पहुंचा, अभिमन्यु और उसके असिस्टेंट के साथ साथ
सोफिया भी उठकर खड़ी हो गई। रुद्र ने अभिमन्यु से हाथ मिलाया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने अभिमन्यु को भी बैठने का इशारा किया तो वो भी बैठ गया। तभी अभिमन्यु सोफिया की तरफ इशारा करते हुए रुद्र से बोला, मिस्टर सिंह, यह है सोफिया। सोफिया रायचंद मेरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर। इस प्रोजेक्ट में यह भी इन्वेस्ट करना चाहती है। रुद्र ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अभिमन्यु को देख बोला, मिस्टर अभिमन्यु, यह प्रोजेक्ट आपका है। मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ। आई थिंक सबसे बड़ा इन्वेस्टर। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं कि आप इस प्रोजेक्ट से किसे जोड़ते हैं या किसे निकालते हैं। मुझे बस मेरे प्रॉफिट से मतलब है। मुझे सही टाइम पर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए और मेरा प्रॉफिट भी। रुद्र की बात सुनकर अभिमन्यु ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं सोफिया को रुद्र की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है। रुद्र ने मीटिंग शुरू करने के लिए कहा तो अभिमन्यु ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो मीटिंग शुरू हो गई। पूरी मीटिंग में सोफिया का पूरा ध्यान सिर्फ रुद्र पर था, जो रुद्र भी महसूस कर सकता था। पर फिलहाल उसका ध्यान मीटिंग के साथ साथ अपनी घड़ी पर भी था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी जान के पास जाना था, जो फिलहाल अकेली थी। उसने एक नज़र भी सोफिया की तरफ नहीं देखा था। वहीं उसके कैबिन में आस्था रुद्र की चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ पेपर्स और पेंसिल्स रखी हुई थी और वो शिद्दत से उन पेंसिल्स की मदद से पेपर पर कुछ बना रही थी। वहीं रोमा, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी, वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठी कप से उसे जूस पीने के लिए बोल रही थी। पर आस्था का पूरा ध्यान तो अपने काम पर था, जिसे वो बड़ी ही लगन के साथ कर रही थी। रोमा ने उसकी तरफ देखा और बेचारगी से बोली, मैम प्लीज यह जूस पी लीजिए। रुद्र सर को पता चला कि आपने जूस नहीं पिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, पर आस्था ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 1 घंटे बाद उसने पेंसिल साइड में रखी और आंखों में चमक लिए बोली, डन हो गया। यह बोल उसने खुश होते हुए उस पेज की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना जूस पीने लगी। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। उसे देख रोमा उठ कर कैबिन से बाहर चली गई। वहीं आस्था ने गिलास टेबल पर रखा और जल्दी से उठ कर रुद्र के पास आ गई। रुद्र ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और बोला, क्या कर रही थी आप जान, और आपने अभी तक जूस फिनिश क्यों नहीं किया? आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, वो मैं कुछ कर रही थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी चेयर की तरफ चला गया। वो अपनी सीट पर बैठा और आस्था को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या काम कर रही थी आप जो आपने अभी तक जूस फिनिश नहीं किया? आप जानती है ना, इस हालत में आपका ज्यादा देर भूखे रहना अच्छा नहीं। आस्था ने कुछ नहीं कहा और उदास सा चेहरा बनाकर नजरें झुका ली। अपनी जान को ऐसे उदास देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अच्छा उदास मत होइए, बस आगे से इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम से हर चीज खानी और पीनी है। आस्था ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी रुद्र उसका ध्यान दूसरी तरफ करते हुए बोला, वैसे आप ऐसा क्या कर रही थी जिस वजह से आपने अभी तक जूस नहीं पिया? उसकी बात सुनकर आस्था जल्दी से उससे अलग हुई और टेबल पर रखे पेपर उठाकर रुद्र के सामने करते हुए बोली, वो मैं यह बना रही थी। रुद्र ने जैसे ही उन पेपर्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और पर उसकी आंखों में एक चमक और एक खुशी थी।
उसने उन पेपर्स को पकड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, जान, आपने बताया नहीं आपको डिजाइनिंग आती है। दरअसल आस्था ने कुछ ड्रेसेस के डिजाइन बनाए थे जो बहुत ही खूबसूरत थे और साथ ही साथ थोड़े यूनिक भी थे। रुद्र ने आज से पहले ऐसे डिजाइन नहीं देखे थे। वहीं रुद्र की बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हूँ, बस फ्री टाइम में कभी कभी बना लेती थी। उसकी बात सुनकर रुद्र, जो गौर से उन पेपर्स को देख रहा था, वो उसे देख बोला, पर जान, यह सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे और यूनिक डिजाइन कभी नहीं देखे। आप इसे अपने करियर की तरह क्यों इस्तेमाल नहीं करती? इससे आपका पैशन भी पूरा हो जाएगा और इंडस्ट्री में आपकी एक अलग पहचान भी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आस्था हिचकिचाते हुए बोली, पर मैं कैसे, मतलब यह इतना भी अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्र उन पेपर्स को टेबल पर रख उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, नहीं जान, यह अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ट्रस्ट भी, अगर आप इस फील्ड में आई तो बहुत जल्द आप अपना एक अलग नाम बना पाएंगी। उसकी बात सुनकर आस्था उसके सीने से लगते हुए बोली, अगर आप यह चाहते हैं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे कोई अपना अलग नाम नहीं बनाना। मैं चाहती हूं लोग मुझे हमेशा आपके नाम से ही जाने। मैं हमेशा मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह के नाम से जानी जानी चाहती हूं। उसकी बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, पर मैं तो चाहता हूं कि सब लोग मुझे मेरी जान के नाम से जाने। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे देखकर यह कहेगा कि वो देखो, आस्था का पति जा रहा है। मैं आपको खुद से भी ऊपर देखना चाहता हूँ जान, यहाँ आपको मेरे नाम की, मेरे सहारे की जरूरत ना हो। उसकी बात सुनकर आस्था धीरे से बोली, पर मैं ऐसा नहीं चाहती रुद्र, पर फिर आपको मेरे लिए यह करना है। मैं आपको उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ, यह मेरा सपना है। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप सच में ऐसा चाहते हैं? रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आस्था फिर से उसके सीने से लगते हुए बोली, ठीक है, आपके लिए हम यह भी करेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र खुश हो गया। इसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को बाहों में भरे सुकून से महसूस करते रहे। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। रुद्र ने जैसे ही उस इंसान की तरफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रुद्र और आस्था एक दूसरे को बाहों में भरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आस्था इस समय रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और उसका चेहरा रुद्र की गर्दन में छुपा हुआ था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और कोई बिना परमिशन रुद्र के कैबिन में आया। रुद्र ने उस तरफ देखा तो सामने वाले इंसान को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आस्था भी उस तरफ देखने लगी, पर रुद्र ने उसे कस कर पकड़ लिया और उसका चेहरा अच्छे से अपने सीने में छुपा लिया। वो नहीं चाहता था कि सामने वाला इंसान आस्था को देखे। आस्था ने जब रुद्र की मजबूत पकड़ महसूस की तो वो भी शांत हो गई और उसके सीने में चेहरा छुपाए चुपचाप बैठी रही। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी, जो अंदर आए इंसान को गुस्से में डांट रहा था, मिस रायचंद, आपको नहीं लगता आपको किसी के कैबिन में आने से पहले नोक करना चाहिए, या फिर आपके अंदर यह मैनर्स ही नहीं है? सोफिया, जो अभिमन्यु के साथ यहाँ आई थी, जिसे रुद्र पर क्रश था, वो भी बुरा वाला, वो रुद्र से मिलना चाहती थी, उसके करीब जाना चाहती थी ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके। पर जब रुद्र ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर अपने कैबिन में आ गया, इसलिए सोफिया भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई और बिना किए ही रुद्र के कैबिन में चली गई। पर अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गई। साथ ही साथ उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। रुद्र की गोद में
किसी लड़की को देखकर वो आस्था को गुस्से और नफरत से घूर रही थी। पर उसने अभी तक आस्था का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि आस्था का चेहरा रुद्र की गर्दन में छुपा हुआ था और दूसरा रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथ से कवर किया हुआ था, क्योंकि वो आस्था का चेहरा सोफिया को नहीं दिखाना चाहता था। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर सोफिया ने उसकी तरफ देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसे देख सोफिया ने अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक किए और हल्का सा मुस्कुराते हुए रुद्र को देख बोली, वो एक्चुअली मिस्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी प्रोजेक्ट को लेकर। तो क्या वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र उसकी बात काटते हुए बोला, मिस रायचंद, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट मैंने मिस्टर अभिमन्यु के साथ किया है, तो जो भी बात होगी वो खुद मुझसे कर लेंगे। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही सब बातें क्लियर हो चुकी है, वो भी आपके सामने ही। उसकी बात सुनकर सोफिया को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वो कंट्रोल करते हुए बोली, एक्चुअली मुझे कुछ डाउट था। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्र ने अपना फोन उठाया और किसी को लगाते हुए बोला, कम इनटू माय कैबिन फास्ट। यह बोल उसने फोन रखा। 1 मिनट के बाद प्रवीण उसके कैबिन में आया तो सोफिया को वहां देख हैरान हो गया। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा, जिसकी गोद में आस्था थी, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। प्रवीण बिना कहे ही सारी बातें समझ गया। रुद्र ने प्रवीण की तरफ देखा और बोला, मिस रायचंद के जो भी डाउट है उन्हें क्लियर करो, और आइंदा मेरे कैबिन के आसपास भी मुझे कोई नहीं चाहिए। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफिया की तरफ घूमा। वो कुछ कहता उससे पहले ही सोफिया, जिसे रुद्र की बातें सुनकर काफी इंसल्ट फील हो रहा था, वो रुद्र को देखते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं भी इस प्रोजेक्ट की एक अहम इन्वेस्टर हूं, तो आप ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, यह आपको अच्छे से पता है मिस रायचंद, इसलिए मुझे प्रवोक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आया तो आप को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेटर होगा आप अपने काम से काम रखें, और जो आप करने की कोशिश कर रही है उसे ना करें, वरना यह आपके लिए सही नहीं होगा। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। रुद्र की बातें सुनकर सोफिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि रुद्र इतनी जल्दी उसके मंसूबों को समझ जाएगा। दरअसल सोफिया कोई रुद्र से प्यार नहीं करती थी, वो बस उसके साथ शादी कर उसका नाम, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी सब पाना चाहती थी। दुनिया की नजरों में मिसेस सिंह होने का खिताब चाहती थी। रुद्र बिजनेस वर्ल्ड का किंग था, जो बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता था। वो उससे शादी कर उसकी क्वीन बनकर खुद भी राज करना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र ने तो अपने लिए अपनी क्वीन पहले ही ढूंढ ली है, जो फिलहाल उसकी बाहों में उसके सीने से लगी सिमट कर उसकी गोद में बैठी हुई है। रुद्र को गुस्से में देख सोफिया जल्दी से वहां से चली गई। प्रवीण भी कैबिन से बाहर चला गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने सीने में सिमट कर बैठी अपनी जान को देखा, जिसने उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस कर पकड़ा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि वो रुद्र की ऊंची आवाज और उसके गुस्से से डर गई थी। रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को हाथों में भर प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, शांत हो जाइए जान, कुछ नहीं हुआ है। आस्था ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे उस लड़की पर? वो तो आपसे काम की बात करना चाहती थी। यह बोलते समय वो बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आप बहुत मासूम है जान, अभी इस दुनिया को अच्छे जानती नहीं। फिलहाल
आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखिए। यह बोल उसने अपने हाथ से आस्था के पेट को छुआ और मुस्करा दिया। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में सोफिया और अभिमन्यु चल रहे थे। अभिमन्यु के इरादों को वो बहुत अच्छे से जानता था, पर उसका सोफिया को आज यहाँ लेकर आना, फिर सोफिया का ऐसे उसके कैबिन में आना, रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुद्र का बस चलता तो वो चुटकियों में अभिमन्यु का खेल खत्म कर सकता था, पर कुछ था जो उसे रोक रहा था। कोई वजह थी जिस वजह से रुद्र अभी तक अभिमन्यु को झेल रहा था। पर बहुत जल्द रुद्र अभिमन्यु का काम तमाम करेगा। तब तक उसे अपनी जान को सब बताना था, उसकी सच्चाई, उसका वजूद जिससे वो अभी तक अनजान थी। वहीं दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में रुद्र के ऑफिस से निकली और अपनी कार में बैठ गई, जिसमें अभिमन्यु पहले से ही मौजूद था। अभिमन्यु ने सोफिया के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए व्यंग से बोला, आ गई तुम उस रुद्र से अपनी बेइज्जती करवा के। मैंने तो पहले ही कहा था वो ऐसे ही किसी के जाल में फंसने वालों में नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड था अपनी खूबसूरती पर। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सोफिया गुस्से में चीखते हुए बोली, ओ जस्ट शट अप। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। तुम मुझे बातें सुना रहे हो तो तुमने कौन सा तीर मार लिया अब तक? उसकी वाइफ को पाना चाहते हो ना तुम? आज तक कभी उसे सामने से देख भी पाए हो? नहीं ना, क्योंकि रुद्र के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उसने उस लड़की के आसपास इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है कि कोई चाहकर भी उसकी एक झलक तक नहीं देख सकता। बस एक बार मुझे पता चल जाए वो कौन है और कैसी दिखती है। सच बोल रही हूँ, उसकी वो हालत करूंगी कि वो फिर कभी रुद्र के करीब जाने का सोचेगी भी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसे देखते हुए गुस्से में बोला, आस्था को चोट पहुंचाने का सोचना भी मत, वो सिर्फ मेरी है। बहुत जल्द मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। बस एक हफ्ता है मेरे पास। मुझे कैसे भी कर आस्था को रुद्र के खिलाफ करना होगा और उसे अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना अगर एक बार उसका राज्याभिषेक हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हुकूम सा की गद्दी उसकी हो जाएगी और सब उसकी हुकूमत चलेगी। उसकी बात सुनकर सोफिया उसे देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो लड़की तुम्हारे पास होगी। पर कैसे कैसे होगा यह? पिछले 1 महीने से मैं मुंबई में हूँ, आज तक उस आस्था की एक झलक तक नहीं देखी। रुद्र ने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हाइड करवा रखी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और रुद्र को उस लड़की को हमारे सामने लाना ही होगा। क्या मतलब? यह कैसे होगा? अभिमन्यु ने कंफ्यूजन से पूछा तो सोफिया ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी राजकुमारी। फिर मैं बनूंगा राजस्थान का हुक्म सा और तुम्हें मैं अपनी हुकुम रानी सा बनाऊंगा और पूरे राजस्थान पर सिर्फ मेरा राज होगा और सिर्फ मेरा हुकुम चलेगा पूरे राजस्थान पर। यह बोल वो हंसने लगा। फिर दोनों वहां से निकल गए। वहीं इन बातों से अनजान रुद्र और आस्था हंसते हुए अपना लंच कर रहे थे। रुद्र अपने हाथों से अपनी जान को खाना खिला रहा था, जो वो नखरे कर खा रही थी, क्योंकि रुद्र उसे हेल्थी वेजिटेबल सूप पिला रहा था। पर आस्था को वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो
मुंह बना रही थी, पर रुद्र ने उसे घूर कर डरा दिया था, जिस वजह से बेचारी मन मार कर जबरदस्ती वो सूप पी रही थी। आस्था को पूरा सूप पिलाकर रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथ से साफ किया और उसे पानी पिलाते हुए बोला, वेरी गुड जान। उसकी बात सुनकर आस्था ने मुंह बनाया और रुद्र को देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं रुद्र जी। मुझे यह गंदा सा सूप पिला दिया आपने। मुझे यह नहीं पीना था, मुझे छोले भटूरे खाने थे, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। यह बोल वो उठकर कैबिन से अटैच बेडरूम में चली गई। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और पियून को बर्तन लेकर जाने का बोल खुद भी उठकर आस्था के पीछे रूम की तरफ बढ़ गया। उसे पता था यह आस्था के मूड स्विंग है, जो प्रेगनेंसी की वजह से है। उसी वजह से वो ऐसे शो जैसे बिहेव कर रही है, पर रुद्र को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उल्टा वो तो खुश था, क्योंकि उसे अपनी जान का बचपना एंजॉय करने को मिल रहा था। वो बचपना जो शायद आस्था बचपन में कभी जी ही नहीं पाई, पर अब उसके पास रुद्र था जो उसका बचपना झेलने के लिए उसके पास था। इसलिए आस्था भी दिल खोलकर बचपना कर रही थी। बेशक वो यह जानबूझकर नहीं कर रही थी, यह उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था। यहाँ पल पल उसका मूड चेंज हो रहा था, पर रुद्र को उसे ऐसे देख अच्छा लग रहा था। रुद्र ने रूम में जाकर देखा तो आस्था बिस्तर पर लेटी सो चुकी थी। उसने एक पिल्लो को हक किया हुआ था और आराम से सो रही थी। उसे देख रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया और उसके मासूम चेहरा को देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आप नहीं जानती आप मेरे लिए कितनी जरूरी हो चुकी है। जान बसने लगी है आप में मेरी। प्यार तो पहले भी किया था मैंने, पर जो फीलिंग आपके साथ आती है वो पहले कभी नहीं आई। मेरे दिल के उस अछूते हिस्से तक आप पहुंच चुकी हैं, यहाँ पहले कभी कोई भी नहीं पहुंच पाया। और सच कहूँ, आपको ऐसे बचपना करते देख अच्छा लग रहा है। भले ही यह सब मूड स्विंग आपकी प्रेगनेंसी की वजह से है, पर मैं चाहता हूँ आप हमेशा ऐसी ही रहे। बचपना करने वाली, मुझसे जिद करने वाली, मुझ पर हक जताने वाली। अब मैं आपका यह बचपना कभी खोने नहीं दूंगा। आप हमेशा ऐसा बचपना करना जैसा आज कर रही है, बिल्कुल बच्चों जैसे। आई लव यू मेरा प्यारा सा बच्चा। यह बोल रुद्र ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर वापस कैबिन में आ गया और अपने काम में लग गया। शाम को लगभग 5 बजे आस्था की नींद खुली। उसने आंखें खोल इधर उधर देखा तो खुद को अपने रूम में ना पाकर वो घबरा गई, पर फिर गौरी से देखने पर वो उस रूम को पहचानते हुए बोली, यह तो रुद्र जी का ऑफिस वाला रूम है। फिर उसे याद आया कि कैसे दोपहर में वो रुद्र से नाराज होकर रूम में आई थी, क्योंकि रुद्र ने उसे वो गंदा सा वेजिटेबल सूप पिला दिया था। फिर वो ऐसे ही वहां सो गई। आस्था उठी और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर रूम से निकल कैबिन में आ गई। उसने रुद्र की तरफ देखा जो अपनी चेयर पर बैठा बहुत सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। इस समय वो इतना हैंडसम लग रहा था कि आस्था की नजरें उस पर से सट ही नहीं रही थी। रुद्र ने अपना कोट निकालकर पीछे चेयर पर लटका दिया था। सफेद शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। आंखों पर नजर का फ्रेम वाला चश्मा था और वो बहुत ध्यान से लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आस्था एक टक उसे देखे जा रही थी। वैसे भी कहते हैं ना, जब एक आदमी सीरियस होकर अपना काम करता है तब वो सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है। ऐसा ही रुद्र के साथ था। इस समय वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। उसे ऐसे देख आस्था उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। रुद्र जो अपना काम कर रहा था, उसे अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नजरें
महसूस हुई तो उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, यहाँ उसकी जान एकटक उसे देख रही थी। रुद्र ने कुछ पल उसे देखा, फिर असीम प्रेम से अपनी बाहें फैला दी। यह देख आस्था जल्दी से उसके पास आकर उसकी बाहों में सिमट गई। रुद्र ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। आस्था ने उसके गले में अपना मुंह घुसा दिया और उसकी स्किन पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर रुद्र की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ आस्था की कमर पर कस गई। आस्था उसकी गर्दन पर अपने होंठ रगड़ने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो यह क्यों कर रही है, पर रुद्र को देखकर उसे अपने अंदर बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जो वो समझ नहीं पा रही थी। पर रुद्र सब समझ रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बॉडी के हार्मोन चेंज हो रहे थे, जिस वजह से उसे यह सब महसूस हो रहा था। आस्था के ऐसा करने से रुद्र बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, पर फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने खुद को शांत किया और आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, जान शांत हो जाइए। उसकी बात सुनकर आस्था गहरी सांसें लेते हुए बोली, रुद्र जी। रुद्र ने मजबूती से उसे पकड़ा और बोला, बस मेरा बच्चा, मैं यही हूँ आपके पास। आप बस शांत हो जाइए और मुझे टाइट पकड़ लीजिए। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगी। रुद्र उसकी हालत समझ रहा था, पर फिलहाल वो भी मजबूर था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिस वजह से आस्था या उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। कुछ देर आस्था शांत हुई। यह महसूस कर रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, आप ठीक है। आस्था ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, हमें नहीं पता कि हमें क्या हुआ। हम यह नहीं करना चाहते थे, पर पता नहीं कैसे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो यह सोच रही थी कि पता रुद्र उसके बारे में क्या सोचेगा। रुद्र ने उसे ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आस्था का चेहरा हाथों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, जान आपको ऐसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप जान है मेरी बीवी है। आपका पूरा हक बनता है मुझ पर और मेरे शरीर पर। आप जो चाहें मेरे साथ कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जानता हूँ यह सब आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से आप मेरी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रही है। और यह नॉर्मल है, मैं भी होता हूँ आपकी तरफ अट्रैक्ट। हम हस्बैंड वाइफ जान एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना नॉर्मल है, पर जान फिलहाल अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आपको या बेबी को कोई भी तकलीफ हो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती तो सच कह रहा हूँ, मैं आपको कभी भी नहीं रोकता। फिर थोड़ा शरारत से, वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता जब मेरी वाइफ मेरी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होकर मुझ पर अपना प्यार बरसाती, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब आप खुद से मुझ पर अपना प्यार बरसाएं। उसकी बात सुनकर आस्था शर्मा गई। उसने एक बार और अपना चेहरा रुद्र की गर्दन में छुपा लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। रुद्र ने भी उसे अपने आगोश में ले लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों के दिल में सुकून था, पर इस बात से दोनों अनजान थे कि आगे उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जो बहुत कुछ बदलने वाला था। कुछ देर बाद आस्था रुद्र से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, मुझे घर जाना है। रुद्र ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और बोला, बस थोड़ा सा काम है जान, फिर हम घर चलते हैं। तब तक आपको कुछ चाहिए
या कुछ खाना है तो आप बता सकती है। आस्था ने ना में गर्दन हिलाड़ और अपना चेहरा उसके सीने पर रखते बोली, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम कीजिए, तब तक हम यही आपके पास बैठेंगे। उसकी इस हरकत पर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने एक हाथ से अच्छे से उसे होल्ड किया और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। आधे घंटे बाद उसका काम खत्म हुआ। फिर दोनों रुद्र मेंशन के लिए निकल गए। घर जाकर दोनों ने फ्रेश होकर डिनर किया और एक दूसरे के आगोश में गहरी नींद में सुकून से सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस समय अपने विला में अपने रूम में बैठा था। एक हाथ में उसके शराब का गिलास था और दूसरे हाथ में आस्था की फोटो थी जिसमें वो सफेद साड़ी में थी। यह तब की फोटो थी जब आस्था इंदौर में थी। अभिमन्यु उस फोटो को देखते हुए बोला, बाबा सा के बोलने पर आज तक तुमसे दूर रहें। तुम्हारे पहले पति को मारा, तुम्हें विधवा की तरह रहने पर मजबूर किया। सोचा था टाइम आने पर तुम्हें ले जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि तुम उस रुद्र से शादी कर लोगी। कुछ टाइम के लिए हम इंडिया से बाहर क्या गए, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। हमारे बारे में तुमने एक बार नहीं सोचा, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। कभी किसी को तुम्हारा दोस्त नहीं बनने दिया ताकि तुम किसी से अटैच ना हो जाओ, पर तुम्हारे उस 2 कौड़ी के बाप ने पैसों के लिए तुम्हारी शादी करवा दी। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हारे उस पति को मार दिया। पर तुमने उस रुद्र के साथ शादी कर अच्छा नहीं किया, पर बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से दूर, उस रुद्र से दूर ले जाएंगे। फिर हमारा मकसद भी पूरा होगा और तुम भी हमारी होगी, सिर्फ हमारी। यह बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। इस समय अभिमन्यु बिल्कुल किसी सन की तरह लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। 10 दिन ऐसे ही गुजर गए। आस्था और रुद्र की जिंदगी अच्छी चल रही थी। आस्था अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही थी। रुद्र उसकी हर बात का ध्यान रखता, उसके मूड स्विंग को प्यार से झेलता। हर रात रुद्र अपनी जान की फरमाइश पर किचन में कुछ ना कुछ बनाता, पर इस सब में उसे कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगता। आस्था उस पर हक जताती, उसे हक से अपने लिए कुछ बनाने के लिए बोलती। उसका ऐसा रूप देखकर रुद्र को उस पर बहुत प्यार आता। बाकी सब ठीक था, पर इन दिनों एक चीज बदली थी। आस्था हर रोज रुद्र की तरफ आकर्षित होती। यह सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था। रुद्र ने डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ने उसे यही बताया कि प्रेगनेंसी की वजह से आस्था की बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से वो उसकी तरफ आकर्षित फील कर रही है। पर रुद्र बहुत प्यार से उसे संभाल लेता और उसे शांत करवाता। कभी कभी तो वो चिढ़ जाती क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से रुद्र उसके करीब नहीं आता था। डॉक्टर ने अभी मना किया था क्योंकि प्रेगनेंसी को अभी 3 महीने नहीं हुए थे और शुरू के 3 महीने ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर रुद्र हमेशा उसे संभाल लेता। सुबह का वक्त रुद्र आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। तभी उसकी नजर आईने में से बेड पर बैठी आस्था पर गई, जो एकटक उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में दिखने वाले इमोशंस रुद्र भी महसूस कर सकता है। उसने आस्था को तैयार कर दिया था और अभी वो खुद तैयार हो रहा था। यह उसका रोज का रूटीन था। अब आस्था को ब्रश करवाने से लेकर नहलाने तक सब काम रुद्र ही करता था। आस्था उसे बहुत रोकती, पर वो यह कहकर उसे चुप करवा देता कि उसका हक है। इसके आगे आस्था भी कुछ नहीं बोल पाती। रुद्र ने गहरी सांस ली और आस्था के पास आ गया। वो बेड पर
उसके पास बैठ गया और उसे कमर से पकड़ धीरे से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था ने उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों में कस कर पकड़ लिया और गहरी सांसें लेने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए जान, देखिए मैं आपके पास हूँ। आस्था वैसे ही उसके गले लगे हुए ही बहुत ही रेस्पिरेट और बेचैन होकर बोली, रुद्र जी मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर यह अजीब सी फीलिंग बहुत अजीब सा लग रहा है। आस्था की ऐसी हालत देख रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिलहाल वो भी मजबूर था। वो आस्था के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं समझता हूँ जान आपकी परेशानी को, पर अभी मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे एक गलत कदम से आपको या हमारे बेबी को कोई भी नुकसान हो। आप दोनों मेरी जिंदगी है, आप दोनों को कुछ हो मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप भी नहीं चाहेंगी कि हमारे बेबी को कोई भी तकलीफ हो, है ना? आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बोला, बस कुछ देर जान, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तक प्लीज मेरे लिए और हमारे बेबी के लिए खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए। प्रॉमिस, एक बार बेबी आ जाए फिर तो मैं खुद भी आपको नहीं छोड़ूंगा। यह बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर आस्था शर्मा गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए दोनों ऑफिस पहुंचे तो रुद्र अपने काम में लग गया। वहीं आस्था उसके सामने सोफे पर बैठ कुछ ना कुछ डिजाइन बनाने लगी। यह उसका रोज का हो गया था। वो रोज कोई न कोई नया डिजाइन बनाती, जिसे देख रुद्र बहुत खुश होता और उसे अपनी जान पर बहुत गर्व महसूस होता, क्योंकि आस्था के डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक होते। रुद्र ने सोच लिया था कि वो आस्था के डिजाइन को मार्केट में लॉन्च करेगा और आस्था को इस इंडस्ट्री में लेकर आएगा, जिससे उसकी जान को एक अलग पहचान मिले और उनका एक अलग नाम बने। इसका काम भी उसने शुरू करवा दिया था, बस अब वो डिजाइन बन रेडी होने की देर थी। फिर रुद्र उन्हें मार्केट में लॉन्च करेगा और इसी के साथ वो अपनी और आस्था की शादी की पब्लिक में अनाउंस करेगा। वो दोनों बैठे अपना काम कर रहे थे जब प्रवीण कैबिन के अंदर आया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो प्रवीण ने उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ा दिया और बोला, बॉस मिस्टर अभिमन्यु ने एक पार्टी लॉन्च की है जिसमें उन्होंने आपको इनवाइट किया है। रुद्र ने वो कार्ड देखा तो यह एक मास्क पार्टी थी जिसमें कपल एंट्री थी। रुद्र उस कार्ड को देख रही सोच रहा था कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी आस्था ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और खुद होते हुए बोल, वॉफ पार्टी। रुद्र जी मुझे भी इस पार्टी में जाना है। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गई। पर रुद्र कुछ नहीं बोला। उसे यूं चुप देख आस्था का चेहरा उतर गया, पर वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मैं भूल गई। अभी तक हमारी शादी के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, आप चले जाना और मैं तब तक दादी माँ और चाची के पास रह लूंगी। यह बोल वो मुस्कुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई और अपना काम करने लगी, मतलब डिजाइन्स बनाने लगे। पर रुद्र साफ देख सकता था कि उसकी स्माइल सच्ची नहीं थी। एक पत्नी होने के नाते उसका भी मन करता था कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमे, पार्टी में जाए, पर रुद्र कभी उसे ऐसे पब्लिकली कहीं लेकर ही नहीं गया। पर आस्था ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उसकी उदासी देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि वो उसके साथ गलत कर रहा है। एक तरह से वो उसकी आज़ादी छीन रहा था, पर वो भी क्या करता। उसके दुश्मन इतने ज्यादा थे कि आस्था को सेफ रखने
के लिए उसे आस्था को सबसे छुपा कर रखना पड़ता था। रुद्र ने प्रवीण को जाने का इशारा किया और खुद उठकर आस्था की तरफ चला गया। वो उसके पास सोफे पर बैठ गया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था उसे देखने लगी तो रुद्र ने उसका चेहरा हाथों में भर उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो रुद्र को देखने लगी जो आंखें बंद किए उसके होठों को चूम रहा था। इस एहसास से आस्था ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र का साथ देने लगी। उसके हाथ रुद्र के बालों में चल रहे थे, वहीं रुद्र का एक हाथ उसकी कमर सहला रहा था और दूसरा उसकी गर्दन के पीछे था। रुद्र बहुत पेशेनेटली आस्था को चूम रहा था, वहीं आस्था भी उसका पूरा साथ दे रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से तो वैसे भी उसके हार्मोन ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे खा ही जाएंगे। कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र अपना कंट्रोल खो रहा था, पर आस्था की हालत को देखते हुए रुद्र ने खुद को कंट्रोल किया और आस्था से दूर हो गया। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी। रुद्र ने आंखें खोल आस्था की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्र जानता था कि इन दिनों उसकी बॉडी के हार्मोन्स तेजी से रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर ने भी उसे यह चीज बताई थी, इसलिए रुद्र उससे इस मामले में दूर ही रहता, पर पता नहीं क्यों आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने आस्था को अपने सीने से लगा लिया जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, मतलब वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यह देख रुद्र उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। लगभग 10 मिनट बाद आस्था शांत हुई तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थाम बोला, आप ठीक है जान? आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर उसके बालों को संवारते हुए बोला, चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था असमंजस से उसे देखने लगी तो रुद्र उसे देखते हुए बोला, अब पार्टी में जाना है तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, और मैं चाहता हूँ मेरी जान पार्टी में सबसे अच्छी लगे, इसलिए आज मैं आपकी सारी शॉपिंग करूँगा। यह बोल उसने आस्था को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और उसे खड़ा कर खुद भी खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ कैबिन से बाहर चला गया। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने ही तो उसकी सेफ्टी के लिए उसे किसी के सामने नहीं आने दिया और आज वो उसे पार्टी में लेकर जाने की बात कर रहा था सबके सामने। आस्था उससे कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे लेकर गाड़ी में बैठ शॉपिंग के लिए निकल गया। मुंबई शहर का सबसे बड़ा होटल ताज होटल यह एक 7 स्टार होटल था। यहाँ ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स ही आते थे, क्योंकि कोई भी आम इंसान तो यहाँ आना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज इसी होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी जो कि किसी और ने नहीं, अभिमन्यु प्रताप राजवंशी ने रखी थी। उसके और रुद्र के बिजनेस पार्टनर बनने की खुशी में होटल में इस समय बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर कुछ पॉलिटिक्स तक मौजूद थे। सबके चेहरों पर मास्क मौजूद था, जिस वजह से ज्यादातर किसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल था। सब वहां मौजूद थे, बस इंतजार था तो बस रुद्र प्रताप सिंह का। बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था, जिन्हें बस रुद्र के आने का इंतजार था। इंतजार हो भी क्यों न, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था रुद्र। वहीं अभिमन्यु इस समय पार्टी में मौजूद था, उसके साथ ही सोफिया भी थी। दोनों वहां मौजूद बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे।
पर दोनों की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन्हें भी रुद्र का ही इंतजार था, पर उससे ज्यादा उन्हें उसके साथ आने वाले शख्स का इंतजार था। तभी होटल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर निकले और लाइन बनाकर खड़े हो गए। इतने सारे गार्ड्स और उनके यूनिफॉर्म पर लगे लोगों को देख सब पहचान गए कि यह गार्ड किसके हैं। यह देख मीडिया उनकी तरफ भागी ताकि रुद्र की तस्वीर ले सके और उससे सवाल कर सके, क्योंकि रुद्र बहुत कम ही मीडिया के सामने या फिर ऐसे किसी पार्टी में जाता था। और दूसरा कारण यह था कि सब जानना चाहते थे कि रुद्र के उसकी पार्टनर बनकर कौन आया है, क्योंकि रुद्र के पीछे बहुत लड़कियां पागल थी, जिनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां और पॉलिटिक्स की बेटियां थी। पर रुद्र को आज तक कभी किसी के साथ नहीं देखा गया था। पर आज की पार्टी का रूल था कि सबको किसी ना किसी पार्टनर के साथ आना है। तो अगर रुद्र यहाँ आया है तो जरूर वो किसी पार्टनर के साथ ही आया होगा। सबको इंतजार था रुद्र और उसकी पार्टनर के गाड़ी से उतरने का। सब लोग उन्हें देखने के लिए बेसब्र थे, पर गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से देख नहीं पा रहे थे और रुद्र के गार्ड्स उन सबको आगे नहीं जाने दे रहे थे। कुछ देर बाद प्रवीण ड्राइविंग सीट से बाहर आया। दूसरी साइड से रोमा भी गाड़ी से उतर गई। प्रवीण ने पीछे की साइड का दरवाजा खोला तो रुद्र अपनी शान, रुतबे और दमदार पर्सनैलिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक टक्सीडो में कमाल का लग रहा था रुद्र। उसके निकलते ही मीडिया वाले उसकी फोटोज खींचने लगे। रुद्र ने एक नजर उन सब की तरफ देखा और फिर दूसरी साइड जाकर खुद गाड़ी का दरवाजा खोला और झुककर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सब लोग हैरान थे यह देखकर और सोच रहे थे कि वो कौन खुशनसीब है जिसके लिए खुद रुद्र प्रताप सिंह गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं और उसे उतरने के लिए अपना हाथ भी दे रहे हैं। सब लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी से उस तरफ देख रहे थे। तभी एक बहुत ही खूबसूरत सा हाथ गाड़ी से बाहर आया। रुद्र ने बहुत प्यार से उस हाथ को थामा और आस्था को गाड़ी से बाहर उतरने में हेल्प की। ब्लैक कलर के इवनिंग गाउन में आस्था बहुत ही कमाल की लग रही थी। एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था और गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, जो दिखने में किसी चेन की तरह था, पर ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि वो एक मंगलसूत्र है। यह रुद्र ने स्पेशल आस्था के लिए तैयार करवाया था। वो नहीं चाहता था कि अभी इस पार्टी में किसी को पता चले कि आस्था उसकी पत्नी है, क्योंकि वो इस बात को कुछ स्पेशल तरीके से सबके सामने बताना चाहता था, जिससे उसकी जान को भी अच्छा लगे। इतने सारे लोगों को देखकर आस्था ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। रुद्र को पता था कि वो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा रही है, क्योंकि आज से पहले आस्था कभी भी इतने सारे लोगों के बीच नहीं आई थी और मीडिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और लेकर आगे बढ़ गया। मीडिया वाले उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर रुद्र के गार्ड्स ने सबको रोक रखा था, जिससे कोई भी उनके नजदीक नहीं पहुंच पा रहा था। सब लोग आस्था के बारे में जानना चाहते थे, उसका चेहरा देखना चाहते थे, पर गार्ड्स की वजह से पॉसिबल नहीं था और आस्था ने मास्क भी लगा रखा था, जिस वजह से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मीडिया वाले रुद्र से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मिस्टर सिंह, आप बता सकते हैं कि आपके साथ यह ब्यूटीफुल लेडी कौन है? मिस्टर सिंह, क्या यह कोई बिजनेस की बेटी है या फिर किसी पॉलिटिशियन की बेटी है? मिस्टर सिंह, आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? क्या आप इनसे शादी करने वाले हैं? सर, क्या आप मैम का चेहरा दिखा सकते हैं? मैम, आप बता सकती है आपका
मिस्टर सिंह से क्या रिश्ता है? ऐसे ही और बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया वाले रुद्र और आस्था से पूछ रहे थे। रुद्र ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और शांति मगर अपनी दमदार आवाज में बोला, यह कौन है? इनका मेरे साथ क्या रिश्ता है? इसका पता बहुत जल्द आप लोगों को लग जाएगा, पर आज नहीं, क्योंकि आज की पार्टी का मोटिव कुछ और है। इसलिए मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और कौन मेरे साथ है, इस बात को छोड़कर जो यहाँ चल रहा है आप उस बात को दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। रुद्र की बात सुनकर कोई मीडिया वाला आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। रुद्र ने सिंपल और साफ शब्दों में सबको जवाब देकर चुप करवा दिया था। उसके बाद वो आस्था को लेकर अंदर चला गया। उसके पीछे ही प्रवीण और रोमा भी थे। प्रवीण ने भी रोमा का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि इतनी सारी मीडिया को देख वो भी घबरा रही थी। रुद्र और आस्था जैसे ही वो दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गई। रुद्र के साथ किसी लड़की को देख कर, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, पर फिर भी वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। सब उन दोनों को देख आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रुद्र को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों की नजर रुद्र पर ही थी। सब उसे देख आहें भर रही थी। और अभी तक हमारे हीरो ने मास्क भी नहीं पहना था। रुद्र ने सबको इग्नोर किया और आस्था का हाथ पकड़े अंदर की तरफ आ गया। तभी प्रवीण ने उसकी तरफ मास्क बढ़ा दिया। रुद्र ने उसके हाथ से मास्क लिया और पहन लिया। तभी अभिमन्यु की आवाज सबको सुनाई दी। रुद्र ने उस तरफ देखा तो अभिमन्यु माइक लेकर स्टेज पर खड़ा था। उसके पास ही सोफिया खड़ी थी। अभिमन्यु ने सबकी तरफ देखा और बोला, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की यह पार्टी की वजह तो आप सब जानते ही हैं, हमारी और मिस्टर सिंह की बिजनेस पार्टनरशिप। अब इतने बड़े इंसान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए पार्टी देना तो बनता है। सो प्लीज एंजॉय द पार्टी। यह बोल वो स्टेज से नीचे आ गया और रुद्र की तरफ बढ़ गया, पर उसकी नजरें आस्था पर ही थी, जो रुद्र भी महसूस कर रहा था। उस की मुट्ठियां भींच गई, पर उसने चेहरे के भाव सामान्य ही रखे। अभिमन्यु उनके पास आ गया। उसने रुद्र को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर सिंह एंड वेलकम टू द पार्टी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उससे हल्के से हाथ मिलाया और मुस्करा दिया। तभी अभिमन्यु आस्था की तरफ देख और अपना हाथ बढ़ा कर दिया। तभी अभिमन्यु आस्था की तरफ देख और अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। आस्था ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, पर उससे हाथ मिलाया नहीं और ना ही कुछ कहा। बस धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। यह देख अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया, पर उसने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ पीछे खींच लिया और बोला, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। आस्था कुछ नहीं बोली, पर रुद्र उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल, मेरी लेडी को मेरे बिना कोई और छुए उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से आस्था के लिए मेरी लेडी सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया। उसकी मुट्ठियां कस गई, जिन्हें रुद्र ने भी देख लिया। यह देख वो टेढ़ा मुस्करा दिया। तभी अभिमन्यु खुद को शांत कर रुद्र को देख बोला, वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर अभिमन्यु, मुझे तो आना ही था। आफ्टर ऑल सबको अपनी चीज दिखाने के लिए तो आना ही था, ताकि कोई बिना मतलब उसे पाने के सपने ना देखे। उसकी बात का मतलब अभिमन्यु को समझ नहीं आया। वो ना समझी में उसकी तरफ देखने लगा। उसे देख रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मिस्टर अभिमन्यु। वो क्या है ना, बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे, पर जो चीज रुद्र प्रताप
सिंह को पसंद आ जाए वो उन्हें पाकर ही रहता है, उन्हें कोई भी मुझे छीन नहीं सकता। रुद्र की बातें अभिमन्यु को पता नहीं क्यों बातें कम और धमकी ज्यादा लग रही थी, पर फिर भी वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और कोई हमारी नाक के नीचे से हमारी पसंदीदा चीज को छीन कर ले जाता है। इसलिए हमेशा चौंकने रहना चाहिए मिस्टर सिंह, क्या पता कब सामने वाला बाजी मार जाए। यूं ही मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं बना मिस्टर अभिमन्यु, यह जगह मैंने अपनी काबिलियत से हासिल की है। आज तक मेरी जगह और मेरी चीजों को छीनने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, और अगर किसी ने ऐसी कोई जुर्रत की भी है तो उसे उसकी जगह मैंने बखूबी दिखाई है। उन सब की हालत देख बाकी कोई ऐसी ख्वाहिश रखने से पहले 100 बार सोचता है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु आस्था की तरफ देखते हुए बोला, देखते हैं आपकी जगह और आपकी चीजें आपके पास कब तक रहती है। रुद्र, जरूर, अब तो यही है, आप देख लीजिएगा। अभिमन्यु की बात सुनकर रुद्र एटीट्यूड से बोला तो उसके आगे अभिमन्यु की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो एक्सयूमी बोल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो उसे जाते हुए घूर कर देखने लगा। तभी उसके कानों में आस्था की आवाज पड़ी, जो कब से उनकी बातें सुनकर बोर हो चुकी थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा कि बातों में आप एक दूसरे को कोई धमकी दे रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर दूर खड़े अभिमन्यु को देख, और यह आदमी कितना अजीब सा था, इसकी बातें भी कितनी अजीब सी थी। बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी उसे देखकर। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ उसे सहलाते हुए बोला, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। आइए हम उधर बैठते हैं, आपके लिए ज्यादा देर खड़े रहना अच्छा नहीं है। यह बोल रुद्र ने उसे वहां लगे सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। वहां मौजूद सभी बिजनेसमैन उससे बात करना चाहते थे, पर रुद्र ने बॉडीगार्ड उन्हें रुद्र के करीब नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनके बॉस उनकी लेडी बॉस के साथ थे। उन दोनों को डिस्टर्ब न इसलिए गार्ड्स ने सबको रोक रखा था। भले ही और किसी को आस्था के बारे में पता नहीं था कि, पर रुद्र के गार्ड्स तो जानते थे ना कि वो उनकी लेडी बॉस है। अगर किसी की वजह से उनकी लेडी बॉस को कोई परेशानी हुई तो रुद्र उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। रुद्र आस्था के साथ बैठा हुआ था। वो देख पा रहा था कि लोग उससे मिलने के लिए बेसब्र है, पर वो आस्था को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तभी सोफिया बहुत ही स्टाइल से चलते हुए उसकी तरफ आती है। उसने इस समय एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग थी। वो ड्रेस उसके जिस्म को छुपाने का काम कम और दिखाने का ज्यादा कर रही थी। वो रुद्र की तरफ आ रही थी, पर रुद्र के गार्ड्स उसे रोक देते हैं। यह देख वो उन्हें गुस्से में घूरती है, पर गार्ड उसे जाने नहीं देते। तभी रुद्र जो यह सब देख रहा था वो उन्हें इशारा करता है, तो वो गार्ड उसे रुद्र की तरफ जाने देते हैं। सोफिया के चेहरे पर यह देख स्माइल आ जाती है। रुद्र के पास जाकर उससे हेलो बोलती है, पर वो आस्था को बिल्कुल देखती तक नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो रुद्र पर था। वहीं रुद्र उसके हेलो का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अपनी जान को जूस पिला रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान आस्था की तरफ था। यह देख सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वो आस्था की तरफ नफरत और गुस्से से घूर कर देखती है, पर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखती है और बोलती है, मिस्टर सिंह, क्या आप डांस करना पसंद करेंगे? यह बोल वो बड़ी अदा के साथ रुद्र कुछ तरफ देखती है। आस्था को उसका ऐसे
रुद्र की तरफ देखना और उससे डांस के लिए पूछना अच्छा नहीं लगता, इसलिए रुद्र कोई जवाब देता उससे पहले ही आस्था सोफिया को देख बोलती है, बिल्कुल मिस्टर सिंह डांस करेंगे, पर किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपनी पार्टनर के साथ। यह बोल वो रुद्र की तरफ प्यार से देखती है जो उसे ही देख रहा था। आस्था की बात सुनकर सोफिया गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम होती कौन हो मना करने वाली। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देख गुस्से में बोलता है, जिंदगी है मेरी, मेरी इस जान की मालकिन, तो वो जो चाहे मेरे लिए वो फैसला ले सकती है। और वैसे भी मुझे लगता मिस रायचंद आपको अपने पार्टनर के साथ डांस करना चाहिए जो वहां अकेले खड़े हैं। यह बोल वो एक साइड खड़े अभिमन्यु की तरफ इशारा करता है, जो उनकी तरफ ही देख रहा था, मतलब कि आस्था की तरफ देख रहा था। यह देख रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर वो आस्था की तरफ देखते बोलता है, आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी जान। यह बोल वो अपना हाथ आस्था के सामने बढ़ा देता है। वहीं आस्था भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्र उसे लेकर हॉल के बीचों बीच आ जाता है। यहाँ और भी कपल्स डांस कर रहे थे, वहीं उसका इस तरह से इनकार करना सोफिया को बहुत इंसल्टिंग फील करवाता है। वो उन्हें देख पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है।